गाइस हमारा शेयर, ठीक है। मीनिंग की ज्यादा बात नहीं करते, थ्योरी देख लेंगे, काम की बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। गाइस आपको पता है दो तरह के मेनली आपके कोर्स में शेयर्स हैं, एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। दोनों का इश्यू करने का प्रोसीजर सेम है, ओके। शेयर के अंदर दो तीन मेजर बातें हैं। सबसे पहली बात, बन रही ना वीडियो, सबसे पहली बात, इनको दो तरीके से, चाहे आपके इक्विटी शेयर हो चाहे आपके प्रेफरेंस शेयर हो, बेटा दोनों ही तरीके के शेयर जो है वो दो तरीके से इश्यू किए जाते हैं, या तो एट पार या एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किए जाते। अच्छा, इसके अलावा इनको इश्यू करने के भी दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, अब कुछ नहीं पियो, बस फोकस करो पढ़ाई पे। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका है या तो इनका लमसम अमाउंट रिसीव कर सकते हैं हम। जब भी हम शेयर का लमसम अमाउंट रिसीव करते हैं, लमसम का मतलब होता है एक ही बार में। जैसे मान के चलिए शेयर की होती है फेस वैल्यू, जो सेबी वगैरह डिसाइड करती है, ठीक है। मान लो किसी कंपनी की फेस शेयर की फेस वैल्यू कंपनी ने डिसाइड किया, उसको ऑडिट सेबी करती है। तो कोई भी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए रखी, मैंने अपने एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखी, 100 रुपीज, ठीक है। और मुझे ऐसा मानना है मेरा कि मुझे 1000 शेयर इश्यू करने पब्लिक में, यानी कि ओवरऑल मुझे कितना पैसा कलेक्ट करना है, 1 लाख रुपीज, क्योंकि एक शेयर पे मैं 100 रुपए लेने वाला हूँ, 1000 शेयर मुझे आप लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मेरे को टोटल जो पैसा चाहिए वो आपसे 1 लाख रुपया चाहिए, और ये मैं इंस्टॉलमेंट पे ना लेकर के मैं एक ही बार में आपसे पैसा ले रहा हूँ। तो केवल दो जर्नल एंट्री होगी। पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो अकाउंट ओपन होगा उसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप देख लेना कि वो इक्विटी हो तो आगे इक्विटी वर्ड लगा देना, प्रेफरेंस हो तो आगे प्रेफरेंस वर्ड लगा देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और जैसे ही आपको ये पैसा मिलेगा, आप इस पैसे को पूरा की पूरा अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करना। उसकी एंट्री होती है ये ट्रांसफर करना कैपिटल में। एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। अब इक्विटी हो तो आगे इक्विटी लगा लेना। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस दिस वाज द प्रोसीजर फॉर लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ठीक है। दूसरा तरीका है अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो बच्चों जो हमारी एक शेयर की फेस वैल्यू है, जैसे 100 रुपए या 10 रुपए व्हाटएवर, उस फेस वैल्यू को हमने एक बार में ना लेके थोड़े थोड़े टाइम गैप पर कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना दी। ज्यादातर 3 से 4 या 5 इंस्टॉलमेंट तक होती है। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है फर्स्ट कॉल, चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है सेकंड कॉल, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कभी कभी हो जाती है थर्ड कॉल या फाइनल कॉल, ठीक है। वैसे जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी आखिरी हो उसके साथ आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, एंड फाइनल कॉल। जैसे आप केवल फर्स्ट कॉल तक ही मांग रहे हो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल सकते हो। सेकंड कॉल तक जा रहे हो तो सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हो, और सेकंड के बाद तीसरी भी है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हो। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे आपका शेयर है 10 रुपए का एक शेयर है, आपने 1000 शेयर पब्लिक को इश्यू किए। एप्लीकेशन पर आप ले रहे हैं 2 रुपए, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं आप 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं 3 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं आप 3 और 3 6 और 2 8 और 2 रुपए। पहले आप करेंगे ड्यू, फिर आप करेंगे रिसीव, है ना। एक ड्यू का कॉलम बनता है, इसलिए एनालिटिकल टेबल है, वर्किंग नोट पे काम आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रहेगा गाइस, ये इसमें भी एक तरीका होता है इश्यू एट पार। पहले मैं आपको बता रहा हूँ इश्यू एट पार। आपने 10 रुपए का शेयर, जो शेयर की फेस वैल्यू है उतने ही आपने पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में लिए हैं, तो उसको बोलते हैं इश्यू एट पार। और अगर आप बढ़ा करके ले रहे हो तो बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम, ठीक है। तो पार पे जब आप ले रहे हैं तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अमाउंट रिसीव होता है। तो जो 10,000 एप्लीकेंट्स हैं उनसे 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे हमें 20,000 रुपए मिले हैं, ठीक है। फिर हम जो भी टाइम होता है तब हम इस पैसे को क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो है हमारी उसको हम जब जैसे मतलब जो एप्लीकेंट्स है हमारी, जब वो टाइम पूरा हो जाता है, एप्लीकेशन मनी क्लोज हो जाती है, एप्लीकेशन की डेट क्लोज हो जाती है, तब हम एक पर्टिकुलर डेट पे जो भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनको शेयर अलॉट कर देते हैं और वो हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं। जब तक हम उनको पैसा अलॉट नहीं करते, जब तक हम उनको शेयर्स अलॉट नहीं करते, तब तक वो हमारे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से बैलेंस शीट में पड़े रहते हैं। अगर हमारी बैलेंस शीट पहले बन जाए, 31 मार्च पहले आ जाए हमारा, और शेयर अलॉटमेंट की डेट अभी नहीं आई हो, हमें पैसा तो तुमसे मिल गया,
लेकिन जब अभी इस पैसे को हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है ये जो 20,000 रुपए हमें मिले हम सभी लोगों को सारे शेयर्स अलॉट कर दें। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेफिनेटली कि हम कुछ ही शेयर्स अलॉट करेंगे, जितने हमें जरूरत हो उतनी तो अलॉट करेंगे, बाकी के शेयर्स तो हम अलॉट नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि एप्लीकेशन मिलने के बाद अलॉटमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद होता है, कुछ दिन का गैप होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा कि अगर आपकी बैलेंस शीट पहले बन रही है तो उस पैसे को आप शेयर पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट, मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट उस टाइटल में डाल देंगे। फिलहाल वो तो बैलेंस शीट का पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी आगे की बात करते हैं। अब आपने क्या करा, जैसे ही आपको डेट आई आपने इसको ट्रांसफर कर दिया 20,000, ये हो गया आपका ड्यू। पहले हो गई रिसीव्ड, फिर हो गई आपकी ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है। अब आप कुछ दिनों बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगेंगे जिसका नाम है अलॉटमेंट। कितने रुपए बनते हैं आपके, 30,000। पहले ही आप ड्यू कर लेंगे, क्योंकि सामने वाले को पहले जगाएंगे ना तभी तो वो आपको पैसे देगा। जब आप नहीं जगाएंगे तो क्यों पैसे देगा वो आपको, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसका पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। फिर आपका 30,000, ये भी आपका, मतलब आप एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पहले रिसीव हुई है बाद में ड्यू हुई है, अब आगे से पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, इसी सीक्वेंस में आपको जर्नल एंट्रियां करनी है। इसलिए मैं नंबरिंग डाल देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है। फर्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री होगी, ये जो एप्लीकेशन मनी का पैसा है इसको हमने अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो टेम्परेरी अकाउंट हमने ओपन किया था इसको रिटर्न ऑफ कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये हमारी कैपिटल बन गई, क्योंकि शेयर्स के माध्यम से हम लोग बेसिकली अपनी कैपिटल अरेंज कर रहे होते हैं। कंपनी शेयर्स के थ्रू अपनी कैपिटल अरेंज कर रही होती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैपिटल कलेक्ट करने का, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स आती जाएंगी वैसे वैसे वो कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर होते जाएंगे ताकि कंपनी की कैपिटल क्रिएट हो सके। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गई बेटा पहली रिसीव्ड की एंट्री, और दूसरी हो गई ड्यू की, या फिर इसको बोल सकते हो ट्रांसफर। अब थर्ड एंट्री काय की होगी, पहले से ड्यू की होगी, तो बस यही सेम टू सेम एंट्री होगी, बस एप्लीकेशन की जगह क्या नाम आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है पूर्वी। और अमाउंट रहेगा ये वाला 30,000। तो ये फर्स्ट कॉल पे होगी बेटा, ये थर्ड अलॉटमेंट। तो मैं फर्स्ट कॉल, हाँ वो तो भी बता रहा हूँ। और फोर्थ एंट्री जो होगी वो क्या होगी, सेम टू सेम यही रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा, एक और जो तमीज से कराई मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही फर्स्ट की होगी तो ड्यू की पहले ड्यू की होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पीसीआर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऐसी सेकंड की होगी, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन। आई होप समझ में आ गया होगा गाइस, ये था आपका इश्यू एट पार। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है इश्यू एट प्रीमियम। इश्यू एट प्रीमियम में क्या होगा, जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट हम पब्लिक से डिमांड करते हैं। अच्छा, ये जो एक्सेस है अमाउंट जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोला करते थे, वापस अब उसका नाम शेयर प्रीमियम है, ठीक है। तो ये जो शेयर प्रीमियम है एक्स्ट्रा, जिसको हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला करते थे, अब उसका वापस नाम सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। पहले शेयर प्रीमियम था आबाद के जमाने में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अभी जो उसका नाम है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अलॉटमेंट पर डिमांड करना है हमको, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंडिकेशन नहीं है तो। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो जिस इंस्टॉलमेंट में बोला है, हो सकता है कि वो किसी एक इनमें से किसी भी एक इंस्टॉलमेंट पे ही एक्स्ट्रा जो प्रीमियम है वो ले ले, हो सकता है एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स पे वो प्रीमियम ले। तो देखिए भैया, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक एक कंपनी है, शेयर 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए का उसका प्रीमियम है, ठीक है। और 10,000 शेयर वो पब्लिक को डिमांड कर रही है, एप्लीकेशन पर 2 रुपए है, अलॉटमेंट पर 3 रुपए है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए है, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट है। पहले तो आप इसको टोटल करके जरूर देख लिया करो कि ये इक्वल बैठ रहा है कि नहीं। 3 और 2 5 और 5 10, इसका मतलब इसमें अभी प्रीमियम काउंट नहीं हुआ है। और वो ये कह रहा है कि ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है
कंपनी वो 1 रुपए तो मांग रही है एप्लीकेशन पे और 1 रुपया मांग रही है अलॉटमेंट पे, तो प्रीमियम पीछे लग देना 1 रुपये और 1 रुपये। ठीक है भाई। अब इसके बाद आप इसमें ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करेंगे और फिर करेंगे आप रिसीव। सबसे पहले आपको रिसीव होगा 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से आपको कितना पैसा रिसीव हो जाएगा 30,000। अब आप जब उन्हें अलॉट करेंगे तो मल्टीप्लाई अलग अलग करेंगे 20,000 और 10,000, टोटल बन गया आपका 30,000। ठीक है सब। फिर आप इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 प्लस 10,000, टोटल हो गया आपका 40,000। रिसीव्ड में पूरा एक ही बार में दिखा देते हैं, ड्यू में फ्रैक्शन करते हैं, रिसीव्ड में पूरा एक ही बार में दिखाते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये होगी आपकी पहली एंट्री रिसीव की, जैसा कि बताया था। दूसरी एंट्री आपकी ड्यू की, ये पूरी एंट्री ड्यू की है। तीसरी आपकी ड्यू की पूरी, चौथी एंट्री आपकी रिसीव की, पांचवी ड्यू की, छठवीं रिसीव की। अब भाई पांचवी पहली कर लोगे, दूसरी कैसे होगी बेटा देखो। नॉर्मली जो दूसरी एंट्री बताई थी, मैंने बताई थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब इसमें प्रीमियम, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट क्या है वो लायबिलिटी टाइप की है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 10,000 30,000। और ये बिल्कुल नॉर्मल रिसीप्ट होगी। ऐसे ही थर्ड होगी ड्यू की, फिर नॉर्मल रिसीप्ट हो जाएगी फोर्थ वाली, फिफ्थ होगी नॉर्मल, सिक्स्थ होगी। कोई दिक्कत, कोई मन में डाउट, कोई दुविधा? ठीक है। ये हो गए आपके दो कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, ये हो गया इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम हो गया, लमसम आपने सीख लिया, इन इंस्टॉलमेंट आपने सीख लिया। अब हम सीखते हैं एक से ज्यादा प्रकार के शेयर्स, मोर देन वन शेयर या टू टाइप्स ऑफ शेयर्स का इश्यू कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए एक कंपनी है बच्चों, कभी भी एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होती है इश्यूड कैपिटल। ठीक है। तो आप मान के चलिए एक कंपनी है ना, उस कंपनी की जो सेबी है उसने ऑथराइज्ड की है कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल से ज्यादा, जो कंपनी की मेमोरेंडम में मेंशन होती है, जिससे ज्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती, या फिर उस उतने अमाउंट से ज्यादा कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती, उसको रजिस्टर्ड नॉमिनल ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल होती है, मान लीजिए कोई कंपनी है, अमित बंसल एंड कंपनी मान लीजिए, इस कंपनी की कैपिटल 50 करोड़ रुपए है, छोटी 500 करोड़ रुपए है ना, बड़ी बात नहीं करते। इस कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए है। मेरी कंपनी की कैपिटल जो सही है डिमोशन हो गया है, सुन लेते समय भाग रहे हैं। तो एक कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपीस है। अब ये मेरी दो तरह के शेयर्स में डिवाइडेड है। 5 लाख रुपए मेरे इक्विटी के लिए है, और 5 लाख रुपए का राइट मुझे इक्विटी से इश्यू करने के लिए मिला है सेबी से, और 5 लाख रुपए अरेंज कर सकता हूं मैं प्रेफरेंस शेयर से। तो व्हाट इज 5 लाख, और मान लीजिए 10 रुपीस की मेरी शेयर की फेस वैल्यू है, यानी कि 50,000 शेयर में ज्यादा से ज्यादा इक्विटी इश्यू कर सकता हूं, और 50,000 में ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकता हूं। 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए हो गए। लेकिन ये हो गई, दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। लेकिन मैं अगर पूरे शेयर इश्यू नहीं कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं एक ही बार में पूरे शेयर इश्यू करूं। क्वेश्चन में लिखा हो कि कंपनी ने पब्लिक को आधे शेयर्स इश्यू किए, तो क्वेश्चन जो होगा वो नंबर ऑफ ऑथराइज्ड शेयर से नहीं होगा, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर से होगा। यानी कि 25,000 मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे और 25,000 मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए होंगे। समझ में आ रहा है। हर एक क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं तो उनसे मत टेबल बना डालना, जो इश्यू पब्लिक को, जो हमने ऑफर किए हैं शेयर, इनवाइट किए पब्लिक को, उतने शेयर से आप टेबल बनाना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने अपने दोनों तरीके के शेयर्स को एक ही साथ इश्यू किया है। 25,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए और ऑन द अदर हैंड 25,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं। तो दो टेबल बनेगी गाइस इसके अंदर। सबसे पहले बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर। ठीक है। एक तो हो गया आपका इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, 25,000 शेयर है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए है, अलॉटमेंट पर 3 रुपए है, और फर्स्ट कॉल पर 5 रुपए है। ठीक है। तो ड्यू कर लेंगे आप और फिर करेंगे आप रिसीव। 25 दूनी 50,000, 50,000, 75, 1.25 लाख। ठीक है। और तुरंत इसके नीचे एक और टेबल बनेगी प्रेफरेंस शेयर की। 10 रुपए का एक शेयर, 25,000 शेयर, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 5, ड्यू 50, 75, 1.25 लाख, रिसीव 50, 75, 1.25 लाख।
अब गाइस इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग देखिए कैसे होगी। रिसीव्ड की एक एंट्री होगी कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री, और ड्यू की सेपरेट एंट्री होगी। पहले पूरा एप्लीकेशन का ब्लॉक खत्म करेंगे, फिर अलॉटमेंट का खत्म करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का खत्म करेंगे। तो देखिए पहली ये इस पे भी एक नंबर डाल देता हूँ और इस पे भी एक नंबर डाल देता हूँ, यानी कि इन दोनों को मिला के एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 50,000 और बैंक में आ गया 1 लाख रुपए। दोनों को मर्ज करके एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। फिर ड्यू की एंट्री होगी, तो एक इसकी ड्यू कर दी और उसके बाद इसकी ड्यू कर दी। इनकी सेपरेट इंडिविजुअल एंट्री होगी। इसकी ड्यू की आप जानते हो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और तुरंत उसके बाद हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे ही फिर इसकी होगी। 3 तक नंबर भर गए, अब तेरी ड्यू फिर तेरी ड्यू, ठीक है। फिर इसके बाद रिसीव्ड की बारी आएगी, तो दोनों की कंबाइंड हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है। फिर ड्यू की बात आएगी, 7वीं तेरी ड्यू और 8वीं तेरी ड्यू। रिसीव्ड की बात आएगी तो दोनों की कंबाइंड है। तो मतलब रिसीव्ड की क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें बैंक वर्ड कॉमन है इसलिए। और सर ड्यू की सब अलग अलग है ना। पहले आपको एप्लीकेशन का ब्लॉक खत्म करना होगा, फिर अलॉटमेंट का खत्म करना होगा, फिर फर्स्ट कॉल। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है गाइस कि अगर आपको बेटा कैश बुक प्रिपेयर करनी हो, कैश अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, कैश बुक बनाने के लिए बुलाओ, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बुलाओ, तो कोई इंपैक्ट नहीं आना वाला जनरल एंट्री में। क्योंकि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि कंपनी अपने यहाँ या तो जनरल बनाती है या फिर जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो अलग से कैश बुक बनाती है, तो फिर वो जनरल में वो एंट्रीज नहीं करती है। जो एंट्रीज कैश में गई वो कैश बुक में करती है, बची कुछ एंट्री जनरल प्रॉपर में करती है। तो अगर आप कैश बुक बनाने की आपको बोल रहा है तो उस कंडीशन में नंबरिंग चेंज हो जाएगी। जनरल में सारी एंट्री नहीं जाएंगी, सिर्फ वो एंट्री जाएंगी जिनमें बैंक वर्ड नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कैश बुक की बात हो रही है बेटा, तो फटाफट से देखते हैं। मान के चलिए कंपनी ने शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए। आप करोगे ड्यू, आप करोगे रिसीव। 20,000, 30,000, 50,000, 20,000, 30,000, 50,000। अब आप नंबरिंग करोगे ना तो रिसीव्ड का कोई भी नंबर नहीं जाएगा, सिर्फ ड्यू की एंट्री जनरल में जाएगी। ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी और ये तीसरी हो जाएगी, और तीनों ड्यू की एंट्री करना आप जानते हो। तो सर रिसीव्ड की एंट्री कहाँ जाएगी? रिसीव्ड की एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में जाएगी। एक दूसरी कैश बुक बना लेंगे आप, कैश बुक विद बैंक कॉलम, particular amount to share application account. How much? 20,000. To share allotment account 30,000. To share first call account 50,000. देख लेते हैं मांजू। बाई बैलेंस सीडी 1 लाख। ये बैलेंस आपका बैलेंस शीट में असेट्स में, करंट असेट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट साइड में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। और क्या है, एक चीज और होती है इसके अंदर, अगर इसमें इश्यू एक्सपेंसेस दिए हो, अगर क्वेश्चन के अंदर इश्यू एक्सपेंसेस आ जाए तो सारी एंट्रीज करने के बाद सबसे लास्ट में इश्यू एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट ओपन करते हैं। नॉर्मल सी एंट्री होती है, पहले सारी एंट्री कर लेंगे, फिर नॉर्मल सी एंट्री होगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी इश्यू एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे अंशों को निर्गमित करने के वे, है ना। और इन क्या हो गया, निकलते हैं, ठीक है। तो जो भी शेयर, इंग्लिश तो बोली थी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। और बच्चों अगर आप गाइस लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो एक और एंट्री आपको ऑटोमेटिकली करनी है। ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आपके हुए हैं उसका रिटर्न ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में से करना है। तो पहली एंट्री आप करेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और दूसरी एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 2 एंट्रीज होंगी और फिर बचा कुचा बैलेंस शीट में प्रीमियम चला जाएगा, जो भी बचा होगा उसमें से शेयर इश्यू एक्सपेंसेस घटाने के बाद। अदरवाइज आपको पता ही है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आप कहां दिखाते हैं मैम, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट में? परी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस
इतनी देर में तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। GDPD होता है ना, जब कम जब कॉलेजेस में MB में तुरंत ऐसे उठा चाहिए होता है उनको आंसर। वो तो मेरे नाम करते हैं ना, तो यहाँ तो मतलब अगर P&L से किया है तो बैलेंस शीट में शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में जा रहे होते हैं ना, कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हेड खोलते हैं, तो ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये जो ओपन हो गया अकाउंट, भाई अगर आपने प्रीमियम से रिटर्न ऑफ नहीं किया तो क्या कहाँ दिखाओगे फिर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस? बैलेंस शीट में जो स्टेटमेंट ऑफ P&L वगैरह वो सब होगा ना, उनमें से रिटर्न ऑफ होगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, वॉल्यूम 2